आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल द लाइव शो में। जो भी किसान भाई इस चैनल को देख रहे हैं या जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के, कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के डक फार्मिंग और बत्तख पालन के बारे में। अगर कोई भी किसान भाई या कोई भी नवयुवक अगर बत्तख पालन या डक फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मैंने डाला है जो एक शुरुआती दौर में सबको ये पता होना चाहिए अगर आप डक फार्मिंग या बत्तख पालन करने जा रहे हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहला अगर बात करें डक फार्मिंग की तो डक फार्मिंग के बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारा फ़ायदा है। अगर आप मुर्गी पालन और डक पालन को कंपेयर करेंगे तो बहुत फ़ायदा है। उसी फ़ायदा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बत्तख पालन के कुछ प्रमुख तथ्य कि इसका बेनिफिट क्या होता है। सबसे पहले अगर बात करें तो 5 से 6 महीने में ही आपको बत्तख का अंडा आने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। साल में आप 300 से लेकर के 320 अंडे तक ले सकते हैं बत्तख से। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से नस्ल का बत्तख यूज कर रहे हैं। अगर आप खाकी कैंपल यूज़ कर रहे हैं, खाकी कैम्बेल, तो 300-320 अंडे तक आपको मिल जाता है। वो आपके खान पान पे भी डिपेंड करता है कि आप बत्तख को क्या खिला रहे हैं, कैसा प्रोटीन डाइट दे रहे हैं, तो उस पर भी अंडों का क्वांटिटी डिपेंड करता है। अंडा आगे पीछे या कम ज़्यादा हो सकता है। एक अंडा का जो वज़न होता है वो 65 से 70 ग्राम का होता है। इसका मतलब इसका जो प्रोटीन है इसमें एज़ कम्पेयर टू आप मुर्गी की बात करें या बॉयलर की बात करें तो उससे ज़्यादा आपको मिलता है। 40 हफ्ते के हो जाने पर एक बत्तख का जो वज़न है वो 1.5 किलो से 2 किलो हो जाता है। तो मीट पर्पस, कटिंग पर्पस के लिए भी बत्तख का उपयोग बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बत्तख का जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर बच्चों का, वो 2.5% होता है, सिर्फ 2.5%। ठीक है, 2.5% ज़्यादा नहीं है। अगर आप 1000 बत्तख की बात करें कि अगर आप स्टार्टिंग में 1000 बत्तख लाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग मोर्टेलिटी रेट बच्चा में होना चाहिए 25। ठीक है, 25 तक ये क्या होगा, मर सकते हैं। 2.5% मोर्टेलिटी रेट रहेगा। और वयस्क हो जाने पे मृत्यु दर साल में 5 से 6% होता है। तो 5 से 6% बहुत ज़्यादा नहीं है। 5 से 6% का मतलब 50 से 60 डक अगर वयस्क हो गया है तो एक साल में वो मोर्टेलिटी रेट है, जो कि मुर्गा या कोई अन्य फार्मिंग स्कीम जो है उसके कंपैरिजन में डक का जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है। अब बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी नस्लें होनी चाहिए। बत्तख की प्रमुख नस्लें या इम्पोर्टेंट ब्रीड्स ऑफ डक। तो अंडे देने वाली नस्लें जो है वो इंडियन रनर और खाकी कैम्बल, ये अंडे देने वाली है। अब खाकी कैम्बल को मैंने बेसिकली मांस और अंडे दोनों के लिए यहाँ पे यूज में लिखा है। इंडियन रनर को भी आप मांस के लिए यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस प्रदेश, किस साइड में रहते हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं जैसे, या फिर बिहार से उस तरफ, बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, अगर उधर रहते हैं और उधर आप बत्तख पालन कर रहे हैं तो आपका मेन फोकस होना चाहिए अंडों के ऊपर। क्योंकि आप उत्तरी भारत की बात करें या बिहार, उत्तर प्रदेश रीजन की बात करें तो यहाँ पे बत्तख कटिंग पर्पस और मीट के लिए यूज नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ईस्टर्न रीजन, बंगाल, झारखंड, आसाम, तो इधर कटिंग के लिए बहुत ज़्यादा बत्तख का यूज किया जाता है। तो आप अपने रीजन के अनुसार, आप किस जगह पर रहते हैं, आपका भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके अनुसार भी इन नस्ल को अपने पास रख सकते हैं। अगर सिर्फ अंडा देखना है तो अंडे के लिए इंडियन रनर और खाकी कैम्बल, ये दोनों को आप रख सकते हैं। अगर आपको ये खाकी कैम्बल आपको ज़्यादा अंडे देगी, इंडियन रनर थोड़ा कम देती है। खाकी कैम्बल 300 से लेकर के 320 अंडे तक, तो इंडियन रनर आपको 240 से लेकर के 200
80 अंडे तक देती है एक साल में। अगर मांस देने वाली नस्ल की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वाइट पैकिंग, जिसको यहाँ लिखा गया सफ़ेद पैकिंग, एलिसबरी है, मस्कोबी है, राउन है, आर्फिंगटन है, स्वीडन और पैकिंग। वाइट पैकिंग्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कटिंग के लिए। आप देखे होंगे वाइट वाइट कलर का जो बत्तख होता है उसको हम लोग वाइट पैकिंग्स बोलते हैं। तो ये वाइट पैकिंग्स आप कटिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे जितना भी मैंने दिखाया ये सारे बत्तख के नस्लें हैं। इसमें जो ज़्यादातर इंडिया में जो यूज किया जाता है उसमें 3 नस्लें इंडिया में ज़्यादा यूज की जाती है। एक इंडियन रनर, दूसरा खाकी कैम्बल और तीसरा वाइट पैकिंग। ये 3 तरीके की जो नस्लें हैं वो इंडिया में ज़्यादा यूज किया जाता है। बात करते हैं कि बत्तख पालन के लिए कैसा आवास होना चाहिए। तो देखिए, बत्तख पालन के लिए बहुत बड़ा ज़मीन का ज़रूरत नहीं होता है। ये आप छोटी जगह में भी कर सकते हैं, जैसे छोटे मोटे झोपड़ी बना लिए या छोटा कमरा बना लिए जो इनके लिए रहने के लिए पर्याप्त होता है। आप कमरा हवादार भी बना सकते हैं, उसमें आप खिड़की भी दे सकते हैं। अगर ठंड का टाइम आया तो उसमें आप बोरा वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने का ज़रूरत बत्तख पालन में नहीं होता। लकड़ी का घर भी बना सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो भी आप बत्तख पालन के लिए घर बना रहे हैं बत्तख को रखने के लिए, वो हवादार होना चाहिए, ठीक है। शुद्ध हवा आना जाना, क्रॉस वेंटिलेशन उसमें होना चाहिए। हर बत्तख को आप कितना जगह देंगे तो 2 से 3 स्क्वायर फीट का जगह दीजिए, ठीक है। और ये देखिए, गीली जगह पर रहना ज़रूर पसंद करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सतह गीला रहना चाहिए। अगर सतह गीला होगा तो आपका बत्तख बीमार पड़ सकता है, उसको निमोनिया हो सकता है। सतह गीला मत रखिएगा। उसके लिए क्या होगा, आप रेतेदार टाइप का यूज कर सकते हैं, या जो लकड़ी का भूसा वगैरह होता है वो यूज कर सकते हैं। अगर गीला है भूसा, उसको बाहर निकाल करके सुखा दिया और फिर उसी भूसा को डाल दिया। यहाँ पे धान वगैरह का भूसा मत यूज़ करिएगा क्योंकि उसको बत्तख खा जाती है। शिकारी जानवर से आपको बचाना है बत्तख को, कोई भी हो, कुत्ता, लोमड़ी, बिल्ली। अगर वो आपके फार्म हाउस में एंटर कर जाता है तो फिर वो आपके बत्तख को बहुत ही बड़े पैमाने पर खा सकता है। आप जो भी आवास इसका बनाएं, नीचे कोशिश कीजिए कि पुआल टाइप का कुछ बिछा दें, ताकि और थोड़ा बीच बीच में गड्ढा भी कर सकते हैं, ताकि बत्तख का जो अंडा होगा उसमें ईजिली बहुत अच्छे से रखा जाए। अगर सतह पर अंडा रहता है तो थोड़ा अंडा फूटने का भी डर रहता है, अंडा टूटने का डर रहता है। अगर बत्तख चलती है तो पैर के नीचे आ जाए, तो पुआल बिछा होना चाहिए और पुआल से नीचे आप थोड़ा 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 5-6 इंच का ऐसे गड्ढा भी बना सकते हैं। डक फीड की बात करें तो देखिए, डक फीड या बत्तख का आहार। बत्तख एक ऐसा प्राणी है जो कुछ भी खाता है, सिवाय गीला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सूखा। अगर आप सूखा कुछ चीज़ उसको दीजिएगा तो उसके गले में फंसने का चांस ज़्यादा होता है। तो बत्तख हर चीज़ खाता है, ठीक है। तो रसोई का कचरा, जूठन, घर का बचा खाना, सब्जी, चावल, मक्का, चोकर, घोंगा, अनाज, ज्वार, सोयाबीन, गेहूँ, चावल, मछली, खनिज पदार्थ, कुछ भी ये खाता है। इसका मछली तो बहुत अच्छा आहार है, मछली इसका फेवरेट होता है डक का। और आप इसको कुछ भी दीजिए, घास दीजिएगा घास भी खाएगा। आप इसको अजोला दीजिए, बरसिम दीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप रेडीमेड फीड पर ही बत्तख को पालें। बत्तख को पालने के लिए आपको रेडीमेड फीड का भी बहुत ज़रूरत नहीं होता। आप स्टार्टिंग में स्टार्टर और प्री स्टार्टर दे सकते हैं, उसके बाद इसको आप नॉर्मल घर की तरह आप प्रोटीन डाइट दीजिए। इसका ध्यान रखिए कि प्रोटीन डाइट होना चाहिए। मच्छरों का लार्वा इनको बहुत पसंद होता है। जैसे आप देखेंगे कि नालियाँ या जहाँ भी पानी का स्रोत रहेगा या तालाब रहेगा, झील, वहाँ पे बत्तख बहुत जल्दी डेवलप भी करता है और वहाँ पे बत्तख को रहना पसंद भी होता है, क्योंकि वो जो कीड़े मकोड़े या पानी में जो भी लार्वा पैदा होता है वो उसको चुन चुन करके खा जाती है। तो जितना भी छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा होता है वो सब उसको खाती है। अब इससे उसको एक तरीके से प्रोटीन डाइट मिल रहा है, और प्रोटीन डाइट अगर मिलता रहेगा तो आपको रेडीमेड खाने में जो खर्च होता है वो खर्च आपका कम हो जाएगा।
मुर्गी पालन या मछली पालन की तुलना में बत्तख पालना बहुत आसान है। अगर अच्छी नस्ल का बत्तख आप पाल रहे हैं, इंडियन रनर और खाकी कैम्बल, तो 300 से ज़्यादा अंडे आप एक साल में ले सकते हैं। जो अंडों का अगर कीमत है तो कितना होगा, 7 से 9 रुपये मार्केट में बिकता है। अभी अगर बात करें सर्दियों का, तो ये मार्केट में 12 रुपये 16 रुपये। आप अगर आप बिहार में जाएंगे नॉर्मल मार्केट में, जो ठेले पे अंडा खाते हैं, वहाँ 20-20 रुपये तक मिलता है। तो सर्दियों में तो रेट इसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर दर्जन के हिसाब से देखेंगे तो आपको एक दर्जन पे 108 रुपये से 130 रुपये तक का फ़ायदा होता है। आप ये फ़ायदा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बत्तख से जो आपको एक साल में अंडा बनेगा, उसे आप 700 से 1000 रुपये एक बत्तख से आप कमा सकते हैं। मुर्गियों की तुलना करें तो बत्तख में बहुत कम रोग होता है। इसमें सिर्फ डक प्लेग और डक कॉलरा, दो तरीके का ही बीमारी ज़्यादा होता है, डक प्लेग और डक कॉलरा, जिसको कि आप वैक्सीन के थ्रू रोक सकते हैं। आप बत्तख को डक प्लेग और डक कॉलरा का वैक्सीन देंगे, जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि वो बीमारी नहीं होगा। अंडा का वज़न भी ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन भी इसमें होता है, ठीक है। बत्तख के खाने पे बहुत कम खर्च होता है, क्योंकि ये आसपास में जितने भी कीड़े मकोड़े या कुछ भी इसको साधन मिलता है, वो खा कर के अपना पेट भर लेती है। अगर आप मुर्गी का देखेंगे तो वो इतना नहीं कर पाता, या बॉयलर में देखेंगे तो इतना नहीं हो पाता जितना बत्तख हर चीज़ खाता है। घास वगैरह आप एक बार अजोला यूज़ कीजिए, अजोला में बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी पाया जाता है और वो बत्तख के लिए बहुत अच्छा भी होता है। अगर बत्तख का एज की बात करें तो एज भी, इसका आयु जीवन काल लंबा होता है। आप 3 साल तक इससे अंडे ले सकते हैं। धीरे धीरे कम होता है, बट 3 साल तक आपको अंडा ये देगी। 280, 300, 280, 260, 300 अंडे तक ये देगी ही देगी। अगर आप मछली पालन कर रहे हैं तो वहाँ पे बत्तख पालन बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और बहुत अच्छे से आप बत्तख पालन कर सकते हैं। क्योंकि मछली जिस तालाब में है, अगर उस तालाब में बत्तख जाती है तो क्या होगा, सबसे पहला तो बत्तख का मूवमेंट की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा तालाब में बढ़ती रहेगी, हमेशा बनती रहेगी, जिससे आपका मछली का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होगा। बट बत्तख का जो बीट होता है वो वेस्ट एक तरीके से मछली का फीड के लिए काम हो जाता है। तो जो बत्तख बीट करेगी वो मछली के पेट में चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बत्तख क्या करता है कि पानी में जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कवक, फंजाई, घोंघा, कीड़े, शैवाल, एलगी, ये सब खा जाती है। तो इससे मछली को कोई नुकसान नहीं होता है। ये एक तरीके से आपका तालाब साफ करने का भी काम कर रही है बत्तख। उसके बाद आसपास का जितना मच्छर है, लार्वा है, ये सब एक तरीके से साफ कर देता है। तो बत्तख एक तरीके से बोलें तो आपके फार्म का सफाई कर्मचारी भी है, जिससे कोई रोग वगैरह होने का खतरा बहुत कम रहेगा, ठीक है। मुर्गी पालन की तुलना में अगर देखें बत्तख पालन को, तो बहुत ही कम जोखिम वाला काम है, क्योंकि बत्तख का जो बच्चों का मृत्यु दर है वो बहुत कम होता है। अगर आप बॉयलर में देखेंगे तो मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द बत्तख। अब कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही ध्यान देने वाली होगी अगर आप बत्तख पालन कर रहे हैं। देखिए, पानी तो इसको पसंद है, या नाली से किसके कीड़े वगैरह खाती है, लेकिन गंदा पानी से इसको बचाना है। गंदे पानी से बत्तख को निमोनिया होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमेशा आप गंदे पानी से इसको बचाइए। पीने के लिए हमेशा साफ़ पानी दें। ऐसा नहीं कि नाली या आसपास जो भी पानी का स्रोत है, तालाब वगैरह जमा हो, उसका पानी नहीं। आप जो भी ड्रिंकर लगाएंगे इसके लिए, वो ड्रिंकर हमेशा साफ़ होना चाहिए, और ड्रिंकर में हमेशा साफ़ पानी ही देंगे। बत्तख के बच्चों को 15 दिन तक पानी में न जाने दें। 15 दिन से लेकर के 28 दिन तक। अगर आप देखें कि बच्चों में डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो आप 28 दिन तक उसको पानी में उतरने नहीं देंगे, क्योंकि इसको ठंड से प्रॉब्लम है। जो भी बत्तख होते हैं, बत्तख को ठंड से बचाना है। ठंड से बत्तख को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, निमोनिया होने का खतरा इसको ज़्यादा होता है।
एक स्थान पे आप बहुत ज़्यादा बत्तख नहीं रखेंगे। जब आप ब्रोडिंग करते हैं तो ब्रोडिंग में ध्यान रखिएगा कि आप एक जगह पे 100, 200, 400 बत्तख नहीं रखें। आप छोटा छोटा सेक्शन बना दें, छोटा छोटा गोल गोल सेक्शन बना दें और इसमें आप 50 बत्तख करके डालें। ज़्यादा 2 से 3 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट का आप ऐसा आप कुछ भी एक ड्रम ले सकते हैं या प्लास्टिक से घेर सकते हैं। छोटा छोटा सेक्शन, ऐसा नहीं कि आप एक बड़ा सेक्शन लें और उसमें ही सारा का सारा बत्तख को डाल दें। ऐसा मत कीजिएगा कि ये बड़ा सेक्शन ले लिया और इसमें सारे बत्तख को डाल दिया। इससे अच्छा है कि आप छोटा छोटा सेक्शन लीजिए और छोटा छोटा सेक्शन में 50-60 करके आप बत्तख को डालिए। अगर आप 50-60 करके बत्तख को डालेंगे तो इसका मोर्टेलिटी रेट कम होगा। अब बत्तख क्यों मरता है? जब एक साथ ज़्यादा है, ये रात के टाइम में क्या करता है, सब एक के ऊपर एक चढ़ जाता है और एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा वार्मिंग लेने के लिए, गर्मी लेने के लिए ये एक जगह इकट्ठा हो जाएगा सब, क्योंकि इसको झुंड में रहना ज़्यादा पसंद है। तो एक बत्तख जहाँ जाएगा एक के ऊपर बैठ जाता है, तो वहाँ पे दब करके मरने की का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। तो आप जब भी ब्रूडिंग करें, क्योंकि बच्चों में मरने का चांसेस ज़्यादा होता है, जब वो एडल्ट होता है तो एडल्ट में वो एक दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं चढ़ते जितना बच्चे में चढ़ते हैं। तो आप छोटा छोटा सेक्शन बना करके उन बत्तख को अलग अलग रख सकते हैं। हमेशा जो दाना, सूखा आहार दाना ना दे। कोई भी बोला था मैंने कि सूखा आहार या नहीं दीजिएगा। आप अगर सूखा आहार दे रहे हैं तो उसके साथ कहीं ना कहीं ड्रिंकर उसके आसपास ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमेशा वो सूखा आहार से उसका गला में फंसने का चांसेस बढ़ता है। बत्तख का हमेशा ये टेंडेंसी देखिएगा, वो 1 मिनट अगर खाएगा तो फिर पानी पीने जाएगा, खाएगा पानी पीने जाएगा, तो उसके गले में सूखी चीज़ें फंस जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप बत्तख को जो भी खाना दे रहे हैं वो गीला करके दें, थोड़ा भी एक पानी मिला के दें ताकि वो ईज़िली गले के अंदर चला जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर के आता रहूँगा। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आएंगे। सो इस चैनल को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।